हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएएस एग्ज़ाम। दोस्तों, एज यू ऑल नो, अपने फाइनेंशियल रेगुलेशंस बुक के चैप्टर नंबर 3 के बारे में डिस्कस कर रहे थे, राइट। तो दोस्तों, चैप्टर नंबर 3 जो है वो है सैंक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। तो दोस्तों, जो भी अपने एक्सपेंडिचर करते हैं उससे रिलेटेड जो सैंक्शंस जो हैं, कौन कौन देगा, क्या क्या ऑथोराइज़ हैं, राइट, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे थे। तो दोस्तों, चैप्टर नंबर 3 के अंदर रूल नंबर 60 तक अपनों ने पढ़ लिया है। आज फ्रेंड्स अपने 61 नंबर रूल से आगे डिस्कस करेंगे। यस दोस्तों, एक या दो वीडियो और इसकी आएगी, राइट। लास्ट वीडियो में दोस्तों चैप्टर नंबर 3 को रिवाइज करके अपने चैप्टर नंबर 4 की ओर अग्रसर होंगे। यस, तो दोस्तों 61 नंबर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो अभी तक पढ़ा है अपना थोड़ा उसका रिवाइज कर लेते हैं, राइट, ताकि थोड़ा लिंक हमारा बना रहे और जो आज चीज़ें अपने पढ़ें उसके बारे में थोड़ा आइडिया अपने को ऑलरेडी रहे, राइट। तो दोस्तों, सबसे पहले अपनों ने क्या पढ़ा इसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के बारे में पढ़ा। तो दोस्तों, एग्जीक्यूटिव पावर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो किसको दे दी गई है, वो प्रेसिडेंट को दे दी गई है, राइट। हमेशा से दोस्तों प्रेसिडेंट के पास ही थी, राइट, क्योंकि दोस्तों संविधान के अंदर हमारे क्या है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और दोस्तों जुडिशरी 3 अंग हैं, राइट। तो दोस्तों एग्जीक्यूटिव जो पावर है उसकी जो सर्वोपरि जो अथॉरिटी है वो है प्रेसिडेंट। दोस्तों प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और दोस्तों उसके कैबिनेट के मंत्रियों के साथ मिलकर क्या है, काम करते हैं। यस और नो। और फ्रेंड्स, डिफेंस सर्विसेज के केस में अगर एग्जीक्यूटिव पावर को लूँ तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा किसके साथ एक्सरसाइज की जाती है, किसके द्वारा एक्सरसाइज की जाती है, ये फ्रेंड्स एमओडी के द्वारा एक्सरसाइज की जाती है डिफेंस सर्विसेज में, राइट। और दोस्तों एग्जीक्यूटिव एक्शन है जो गवर्नमेंट का, वो प्रेसिडेंट के नाम पे क्या है, लिया जाता है। मान लो कोई प्रधानमंत्री को काम करना हो, राइट, प्राइम मिनिस्टर को दोस्तों कोई स्कीम लॉन्च करनी हो, राइट, कोई भी प्रकार का नियम कानून उनको बनाना हो, राइट, तो उसके अंदर दोस्तों प्रेसिडेंट का क्या है, सिग्नेचर चाहिए, राइट। प्रेसिडेंट जब तक लास्ट पर सिग्नेचर नहीं करेंगे वो क्या है, वैध नहीं माना जाता, राइट। वो कानून क्या है, वैध नहीं माना जाता, वो नियम नहीं बनता है, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों 2 नंबर पॉइंट में क्या है, कंडीशंस अंडर विच डिफेंस एक्सपेंडिचर में बी सैंक्शनड। तो कुछ अपनों ने एक्सपेंडिचर को करने के लिए, डिफेंस के एक्सपेंडिचर को करने के लिए कुछ कंडीशंस पड़ी, ठीक है। तो इसके अंदर जो नॉर्मल सी कंडीशन थी वो थी कि जो खर्चा आप करोगे वो क्या है, डिफेंस सर्विसेज से ही परटेन करना चाहिए, राइट। इसके बाद दोस्तों कुछ कंकरेंस हमें को लेनी थी फाइनेंशियल एडवाइज़र से, राइट, तो वो तमाम तरीके की बातें हमने पढ़ी। इसके बाद 3 नंबर पॉइंट के अंदर क्या है, पावर्स ऑफ द एमओडी एंड अदर अथॉरिटीज़ एट हेडक्वार्टर ऑफ द डिफेंस सर्विसेज। तो फ्रेंड्स हमने कुछ देखा कि जो हेडक्वार्टर ऑफिस हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, राइट, जो दिल्ली के अंदर ऑफिस हैं, उनको क्या है, कुछ पर्टिकुलर पावर्स दी गई है, ठीक है। तो दोस्तों इसके अंदर जो मेन पावर जो थी इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी और प्रीवियस अप्रैल 2013 के एग्ज़ाम में जो पूछी गई थी वो ये था कि एमओडी को पास पावर क्या है, क्रिएट कर सकती है पोस्ट्स को, किसकी दोस्तों, सिविलियंस की पोस्ट को, कि एमओडी जो है सिविलियंस की पोस्ट को क्या है, क्रिएट कर सकती है, ठीक है। और दोस्तों उनकी तनख्वाह कितनी होगी, 2750 रुपये प्रति मंथ, ठीक है, मतलब 2750 रुपये प्रति मंथ से लेस देन क्या है, सिविलियंस की पोस्ट को क्या है, क्रिएट कर सकते हैं, राइट। 4 नंबर में देखिए दोस्तों क्या पढ़ा था, क्लासेस ऑफ एक्सपेंडिचर दैट मे नॉट बी सैंक्शन। मतलब कुछ इस टाइप के क्लास ऑफ एक्सपेंडिचर भी होंगे जिनको क्या है, सैंक्शन नहीं करना है, राइट। तो इसके अंदर दोस्तों मोटा मोटा क्या था कि अपने किसी भी क्लैरिकल एस्टेब्लिशमेंट है या तो आपके ऑफिस के अंदर या कोई आपका स्टाफ है, ठीक है, तो उसको इंक्रीज नहीं कर सकते, राइट। और दोस्तों इसके अंदर बहुत सारे 7 से 8 पॉइंट अपनों ने पढ़े थे, राइट। एक और सिंपल साइज के अंदर पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी एनुअल अलॉटमेंट आपको मिला है, ठीक है, तो उससे ज़्यादा का एक्सपेंडिचर आप इसको क्या है, वो उसको ऑथोराइज नहीं कर सकते, राइट। इसके बाद दोस्तों अपनों ने क्या पढ़ा, डेलीगेशन ऑफ पावर्स बाय द प्रेसिडेंट। दोस्तों प्रेसिडेंट क्या है, सारे काम खुद नहीं करते, वो क्या पावर डेलीगेट करते हैं, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन, पावर का विकेंद्रीकरण, ठीक है। तो किसको कर सकते हैं, या तो अपने ऑफिसर सबऑर्डिनेट को कर सकते हैं, या दोस्तों कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एक्टिंग जो एक्ट कर रही है डिफेंस सर्विसेज के केस में एक एजेंट के रूप में काम में, ठीक है। तो वो चीज़ें इसके अंदर पढ़ी, पावर्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ पावर्स बाय द प्रेसिडेंट के अंदर, राइट। इसके बाद दोस्तों छठे में क्या पढ़ा, ऑब्जेक्ट्स ऑन विच एक्सपेंडिचर में बी सैंक्शन। अब दोस्तों यहाँ था मना कर दिया 4 नंबर में देखिए कि एक्सपेंडिचर दैट मे नॉट बी सैंक्शनड, ठीक है। अब दोस्तों 6 नंबर में चले तो क्या बोल दिया कि एक्सपेंडिचर सैंक्शन किया जा सकता है, जिसके अंदर अपनों ने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से रिलेटेड क्या है, अलग अलग नियम पढ़े, राइट। इसके बाद दोस्तों अपनों ने क्या पढ़ा, फाइनेंशियल पावर ऑफ सब ऑर्डिनेट अथॉरिटी। तो इसके अंदर दोस्तों अपनों ने क्या पढ़ा कि एक 2 करोड़ के अमाउंट का जो सम है वो किसके दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उनके एट द डिस्पोजल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पे रखा जाता है। और किसके लिए, नॉन रिकरिंग पेमेंट। इसके अंदर ये चीज़ आपको याद रखनी थी कि जो नॉन रिकरिंग पेमेंट होगी, नॉन रिकरिंग पेमेंट के लिए क्या है, साल का क्या है, साल में दोस्तों 2 करोड़ रुपये, ठीक है, 2 करोड़ रुपए क्या है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, जिनको क्या बोला था, 100 लाख, 50 लाख और 50 लाख,
राइट। तो ये इनको दे दिया, पूरे 2 लाख 2 करोड़ हो गए, 100 लाख, 1 करोड़, 50 लाख और 50 लाख, चीफ ऑफ आर्मी, नेवी और एयर स्टाफ, राइट। और दोस्तों इसके अंदर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर का पड़ा था, आर्मी वालों के लिए 15% कर सकते हैं और नीचे वाले एयरफोर्स और नेवी वाले 10% इसका खर्चा कर सकते हैं, राइट। और दोस्तों साल के एंड में जो अनस्पेंट बैलेंस होगा वो क्या है, गवर्नमेंट को लैप्स कर जाएगा, राइट। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो थी ये अपनों ने रूल नंबर 60 तक पढ़ी थी, ठीक है। तो आज दोस्तों अपने रूल नंबर 61 स्टार्ट करते हैं, राइट। तो देखिए दोस्तों रूल नंबर 61 स्टार्ट करते हैं अपने। ये देखिए दोस्तों रूल नंबर 61 है, पावर्स टू डिस्पोज ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंस क्लेम्स ऑफ अ पेटी नेचर। अब दोस्तों कोई भी पेटी नेचर का मतलब क्या है, कोई छोटी मोटे नेचर का है, राइट, जिसकी कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है, ठीक है। जैसे कि इस एग्जाम्पल के अंदर अपने 200 रुपये पड़ेंगे, ₹200, राइट। तो उस केस के अंदर दोस्तों सेंक्शन करना है, राइट, तो ट्रैवलिंग अलाउंस को, राइट। तो दोस्तों ट्रैवलिंग अलाउंस क्या होता है, आने जाने का खर्चा, ट्रैवल करने पे जो हमें अलाउंस मिलेगा, राइट। तो वो देखिए दोस्तों कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ एज डिफाइंड इन ट्रैवल रेगुलेशंस। अब दोस्तों ट्रैवल रेगुलेशन क्या है, एक पूरी किताब है, ठीक है, TR, जिसके अंदर क्या है कि सारे ट्रैवलिंग अलाउंस से रिलेटेड जो है, ट्रैवलिंग रेगुलेशंस से रिलेटेड सारे नियम दिए गए हैं, ठीक है। कैसे आपको LTC जाना है, उसके अंदर दोस्तों बहुत सारे प्रकार के नियम हैं। जैसे कोई भी आर्मी पर्सोनल की बात करूँ मैं, ठीक है, तो वो दोस्तों TD जा रहा है, ठीक है, तो TR कोई भी एक एग्जाम्पल के लिए 119 मान लो, ठीक है, उसको ट्रैवलिंग रेगुलेशन 119 जो नियम है उसके अंदर उसके हिसाब से जाएगा, ठीक है। मान लो दोस्तों उसको क्या है LTC जाना है तो उसके अंदर कोई अलग नियम है, ठीक है। मान लो दोस्तों वो पोस्टिंग जा रहा है उसके लिए अलग नियम है, पेंशन जा रहा है तो मान लो TR 70 यूज़ करना है, ठीक है। तो तमाम तरीके के जो हैं ट्रैवल रेगुलेशंस के अंदर किताब के अंदर बहुत सारे नियम दिए गए हैं, राइट। तो क्या बोल रहा है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ एट डिफाइंड इन ट्रैवल रेगुलेशंस, जो ट्रैवलिंग रेगुलेशंस के अंदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ है, मे सैंक्शन इन कंसल्टेशन विद देयर फाइनेंशियल एडवाइज़र। वो दोस्तों क्या करेगी, सैंक्शन कर सकती है, किससे कंसल्ट करके, फाइनेंशियल एडवाइज़र से। और दोस्तों क्या सैंक्शन कर सकती है, ट्रैवलिंग क्लेम्स, ठीक है। ट्रैवलिंग क्लेम्स क्या है, सैंक्शन कर देगी, इंक्लूडिंग यूज़ ऑफ वारंट, कन्वेंस ऑफ स्टोर्स ऑन क्रेडिट नोट। दोस्तों वारंट का मैंने बताया था आपको कि जो आर्मी पर्सोनल है, मान लो उनका एग्जांपल लेता हूं, तो क्या है उनको गवर्नमेंट के द्वारा फ्री जर्नी दी जाती है ट्रेन के द्वारा, अगर कोई गवर्नमेंट ड्यूटी परफॉर्म करे, ठीक है। तो वो सारे क्या है दोस्तों वारंट के जरिए क्या है वो चीज़ें अवेल कर सकते हैं, ये सो नो। और दोस्तों स्टोर्स को भी ट्रांसफ़र करना है तो क्रेडिट नोट के जरिए क्या है वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है। तो अब दोस्तों ये पेटी नेचर की बात कर दी, ठीक है। ट्रैवलिंग क्लेम्स इंक्लूडिंग यूज़ ऑफ वारंट, कन्वेंस ऑफ स्टोर ऑन क्रेडिट नोट फॉर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग ₹200 इन एनी केस, राइट। मतलब 200 रुपये से क्या है नीचे की चीज़ें हैं, 200 रुपये से नीचे की बातें हैं, विच इन देयर ओपिनियन वुड ऑर्डिनरी बी सैंक्शन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब दोस्तों क्या बोल दिया कि 200 रुपये से के नीचे के जो क्लेम थे वो सामान्यतः क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है सैंक्शन कर देगी, ठीक है। तो वो क्या करते हैं दोस्तों अपने एंड पे क्या है इन टाइप के क्लेम्स को क्या सैंक्शन कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया दोस्तों, एक बार दोबारा सुनिए। 200 रुपये के नीचे के क्लेम हैं जो क्या है वारंट से संबंधित है, क्रेडिट नोट से संबंधित है, वो क्या है जर्नली ऑर्डिनली साधारणतः क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैंक्शन कर देगी, उनके विचार में ये है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं दोस्तों, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो ट्रैवल में TR के अंदर लिखी हुई है, वो क्या करेगी फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके ये ट्रैवलिंग क्लेम्स के क्या है सैंक्शन कर देगी, ठीक है, पेटी नेचर के, राइट। तो ये चीज़ें हमें समझ में, द अबव पावर शैल नॉट बी एक्सरसाइज इन द फॉलोइंग केसेस। अब दोस्तों जो पावर दी गई है कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ को, राइट, फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके, वो क्या है कुछ नियम इसके अंदर दिए गए हैं, कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड किया गया है कि भैया आपको इसके अंदर नहीं करना, ठीक है। तो कौन कौन से, ओवर इश्यू ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंस, अरे दोस्तों 100 रुपये बन रहा है मान लो क्लेम, ठीक है, तो वो 120 रुपये थोड़ी इसको क्लेम को पास कर देंगे, ठीक है। तो ये तो फ्रॉड हुआ, राइट। ओवर इशू ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंस एंड एरनेस इशू ऑफ वारंट। दोस्तों सरकारी कोई ड्यूटी है ही नहीं, ठीक है, कि कोई घर पे जा रहा है, ठीक है। मान लो दोस्तों मेरा होम टाउन क्या है, मेरा होम टाउन पुणे है, ठीक है, और मेरी दोस्तों जॉब जो है चेन्नई में है, ठीक है। तो मेरा होम टाउन पुणे में है, मेरी जॉब दोस्तों चेन्नई में है, तो मैं क्या करूँगा कि मुझे जाना तो घर है लेकिन दोस्तों चेन्नई में बैठे मुझे क्या, मेरा ऑफिसर इंचार्ज क्या है दोस्तों, मेरी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या है, मुझे क्या है TD दे देती है, टेम्परेरी ड्यूटी चला जा भैया तू तो, ठीक है। तो ये तो क्या हुआ दोस्तों, गलत हो गया ना। तो वही हो गया एरनेस इश्यू ऑफ वारंट, ठीक है, क्रेडिट नोट्स ड्यू टू कल्पेबल नेग्लिजेंस विच फॉल टू बी डेल्ट विद अंडर द रूल्स ऑफ चैप्टर 7, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार की अगर चीज़ें हो जाती है, ओवर इशू कर दो ट्रैवलिंग अलाउंस को, ठीक है, या एरर मतलब ये हो गया ना यहाँ पे कि भाई जाना तो मुझे घर था, ठीक है, LTC लेके जा सकता हूँ या अपने ऑन खर्चे पे जा सकता है, लेकिन मुझे क्या है सरकारी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए TD दे दिया,
राइट। तो वो क्या हुआ दोस्तों, कल्पेबल नेग्लिजेंस, मतलब क्या है, उनकी लापरवाही की वजह से हुआ है। ठीक है, तो ये दोस्तों सारे रूल जो है हम चैप्टर नंबर 7 के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों एक प्रकार से क्या गवर्नमेंट का लॉस माना जाता है। ठीक है, और चैप्टर नंबर 7 के अंदर भी क्या है, लॉस वगैरह से रिलेटेड बातें दी गई है। ठीक है, तो आगे चलिए दोस्तों, ए नंबर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बी नंबर में क्या है, ट्रेवल बाई ए क्लास हायर देन दैट अलाउड बाय द रूल्स। अब दोस्तों आपको मान लो सेकंड एसी ऑथोराइज है। ठीक है, आपको फर्स्ट एसी में यात्रा करवा दी, थर्ड एसी ऑथोराइज है दोस्तों, आपको क्या है, सेकंड एसी में यात्रा करवा दी। ठीक है, तो जिस क्लास के लिए आप ट्रैवल बाय ए क्लास, जिस क्लास के लिए आप ऑथोराइज हो, आपको उसी में यात्रा करनी है। ठीक है, हायर देन दोस्तों आप क्या यात्रा नहीं कर सकते, मतलब ऑथोराइज। राइट। सी देखिए दोस्तों, कन्वेंस ऑफ बैगेज, बैगेज मतलब सामान, इन एक्सेस ऑफ मेनू डेज ऑथोराइज्ड। तो दोस्तों कन्वेंस ऑफ बैगेज इन एक्सेस ऑफ मेनू डेज ऑथोराइज। अब दोस्तों इस शब्द का मीनिंग मुझे कहीं नहीं मिला। ठीक है, इस शब्द का मीनिंग अपने को कहीं नहीं मिला, फिर भी दोस्तों अपने लाइन से क्या है निकालने की कोशिश करते हैं। एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम कन्वेंस ऑफ द ऑथोराइज क्वांटिटी बाय पैसेंजर ट्रेन इंस्टेड ऑफ गुड्स ट्रेन। अब दोस्तों इसके अंदर क्या है, कुल मिला के कि जो बैगेज ऑथोराइज है आपको, ठीक है, जितना आपको ऑथोराइज है, मान लो 50 किलो सामान आप लेके जा सकते हो। ठीक है, तो उतने का ही क्या है दोस्तों, सैंक्शन एक्सपेंडिचर जो है वो सैंक्शन करेगी वो अथॉरिटी। ठीक है, इससे ज़्यादा का नहीं कर सकती। राइट। और दोस्तों ये जो चीज़ है, जो बैगेज सामान है, ये अलग है किस चीज़ से, एज डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम कन्वेंस ऑफ द ऑथोराइज क्वांटिटी बाय पैसेंजर ट्रेन इंस्टेड ऑफ गुड्स ट्रेन। ठीक है दोस्तों, कोई मालगाड़ी के अंदर ज़्यादा सामान जाएगा, पैसेंजर ट्रेन के अंदर कम सामान जाएगा। ठीक है, तो वो क्या है, इस चीज़ से क्या है, ये अलग है। ठीक है, मेरे को जितना सामान ऑथराइज है, जितना मैं ले जा सकता हूँ, उतना ही क्लेम क्या है मेरे को पास करना है। राइट। लेकिन दोस्तों इस शब्द का मीनिंग जो है MANUDAJE, आप भी गूगल करके देख सकते हो, इसका मीनिंग आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर मिल जाए आपको तो यू कैन इंटीमेट बाय कमेंटिंग। राइट, तो ये चीज़ हो गई। डी देखिए दोस्तों, ग्रांट ऑफ डेली अलाउंस इन एक्सेस ऑफ डेली रेट्स ऑथराइज्ड। अब दोस्तों कुछ भी डेली रेट्स जिनको कितने भी ऑथराइज हैं मान लो, ठीक है, डेली अलाउंस मान लो 100 रुपये ऑथराइज है। ठीक है, तो आप क्या है 150 पास नहीं कर सकते। राइट, तो दोस्तों ये जनरल बातें हैं। ठीक है, अब इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होगा, जब हम काम करते हैं हमारे डेली रूटीन के केस के अंदर। राइट, तो उसके अंदर क्या है कि ये चीज़ें हमारी यूज़ आती है। राइट, तो दोस्तों मैं अगर इसके एग्जांपल की बात लूँ कि डेली अलाउंस, मान लो किसी को दोस्तों कोई भी डिपोज है, उसके अंदर कुछ लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको क्या है नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है। ठीक है, रात को काम करने का अलाउंस मिलता है। राइट, या ओवर टाइम अलाउंस मिलता है। राइट, तो किसी प्रकार का दोस्तों अलाउंस हो सकता है ये। अगर मान लो उसको 100 रुपये मिलता है, तो मैं 110 रुपये, तो 150 रुपये थोड़ी पास कर दूंगा मैं। ठीक है, तो एज सिंपल एज दैट। तो मतलब सिंपल बातें हैं, लेकिन थोड़ी सी आपको याद भी रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी इनका देखना पड़ेगा। राइट, नोट नंबर 1 में देखिए दोस्तों, द मॉनेटरी लिमिट्स प्रेस्क्राइब्ड इन दिस रूल शुड नॉट बी टेकन एज अप्लाइंग टू द टोटल अमाउंट ऑफ TA क्लान। अब दोस्तों जो मॉनेटरी लिमिट्स जो हैं इस रूल के अंदर डिसाइड है, ठीक है, जितने भी पैसे की जो लिमिट अपने को दी है, वो क्या है, शुड नॉट बी टेकन एज अप्लाइंग टू द टोटल अमाउंट ऑफ TA क्लेम। मतलब आप टोटल अमाउंट के ऊपर क्या है वो अप्लाई नहीं करनी, बट टू सच पोर्शन ऑफ क्लेम्स एज वुड हैव बीन सबमिटेड टू गवर्नमेंट फॉर सैंक्शन हैड डेलीगेशन ऑफ पावर्स हैड बीन पावर्स नॉट बीन मेड। लेकिन दोस्तों उस पोर्शन पे करनी है आपको, क्लेम्स पे, जो क्या है गवर्नमेंट को तो क्या है दोस्तों सैंक्शन के लिए भेजा था, लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट ने क्या है उस पर पावर ऑफ डेलीगेशन नहीं किया, इसलिए आप उसको अपने एंड पे सैंक्शन कर दो। ठीक है, अब दोस्तों पूरा पढ़ लिया रूल, अब मैं बताता हूँ एक्चुअल में बात है क्या। ठीक है दोस्तों, मेरे 50,000 रुपये का क्लेम था। ठीक है, तो इसके अंदर 50,000 रुपये का क्लेम था, तो मोटा मोटा खर्चा मान लो 49,800 रुपये, 820 रुपये का क्लेम जो क्या है वो मेरे पास पावर है, गवर्नमेंट की सैंक्शन है, उसके ऊपर सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये जो 180 रुपये का जो क्लेम है इसके अंदर, राइट, वो क्या है 200 रुपये से नीचे का क्लेम है, और इसकी दोस्तों क्या है पावर जो है डेलीगेट गवर्नमेंट ने नहीं की या वो छूट गई। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपने 180 रुपये के लिए क्या है गवर्नमेंट को लेटर लिखा, गवर्नमेंट से सैंक्शन मांगी। राइट, गवर्नमेंट से सैंक्शन मांगी, लेकिन दोस्तों उस 180 रुपये पे क्या है गवर्नमेंट ने पावर डेलीगेट नहीं करी, अभी तक कोई भी वजह हो सकती है। ठीक है, तो दोस्तों आप इस पैरा का सहायता लेके, पैरा नंबर 61 ऑफ 61 ऑफ FR क्या है, आप दोस्तों 200 रुपये से नीचे के जो क्लेम है, पैटी नेचर के जो ट्रैवलिंग अलाउंस के क्लेम है, वो आप क्या है अपने एंड पे पास कर सकते हो फाइनेंशियल एडवाइज़र की कंसल्ट करके। ठीक है, तो ये बात इसके अंदर मोटी मोटी बोली गई है, और इसके अंदर भी बोल दिया दोस्तों 180 रुपये जो हैं वो इस टाइप के खर्चे नहीं होने चाहिए। ठीक है, कि मान लो आपको सेकंड AC ऑथराइज आप फर्स्ट में जा रहे हो, ठीक है, थर्ड AC ऑथराइज आप सेकंड में जा रहे हो, कोई डेली अलाउंस बनता है आप उस पर गड़बड़ हो रही है। ठीक है, सामान से रिलेटेड थोड़ी बात कर ली। राइट, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों क्या है 61 नंबर पैरा के अंदर अपना पढ़ी। राइट, तो अब देखिए दोस्तों आगे चलते हैं अपने 62 पे, एक्सरसाइजिंग ऑफ फाइनेंशियल पावर्स।
अगला देखिए दोस्तों, एक्सरसाइजिंग ऑफ फाइनेंशियल पावर्स के अंदर पहला टॉपिक है प्रोविज़न ऑफ फंड्स नेसेसरी बिफोर फाइनेंशियल पावर्स कैन बी एक्सरसाइज्ड। अब दोस्तों क्या है कि जब भी फाइनेंशियल पावर को एक्सरसाइज किया जाएगा, ठीक है, तो पहले ये तो सुनिश्चित करेंगे कि भैया फंड है या नहीं है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों क्या है, प्रोविज़न ऑफ फंड्स, फंड्स का प्रोविज़न है बिफोर फाइनेंशियल पावर्स कैन बी एक्सरसाइज। मतलब फाइनेंशियल पावर जब भी एक्सरसाइज की जाएगी उससे पहले क्या है दोस्तों, आपके पास फंड होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्या बोला गया 62 के अंदर, द फाइनेंशियल पावर्स कन्फर्ड ऑन अथॉरिटीज सबऑर्डिनेट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो दोस्तों फाइनेंशियल पावर जो है कन्फर कर दी, मतलब प्रदान कर दी किसको, अथॉरिटीज़ को, जो दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सबऑर्डिनेट है, राइट। उनको क्या है दोस्तों, शैल बी एक्सरसाइज द फाइनेंशियल पावर्स। अब यहाँ से देखिए ये सब क्लोज हो गया, ठीक है। द फाइनेंशियल पावर्स शैल बी एक्सरसाइज्ड, राइट। सब्जेक्ट ऑलवेज टू द कंडीशन दैट, सब्जेक्ट ऑलवेज टू द कंडीशन दैट, एक शर्त है, फाइनेंशियल पावर एक्सरसाइज की जा सकती है किसके द्वारा, सबऑर्डिनेट अथॉरिटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है। सब्जेक्ट ऑलवेज टू द कंडीशन, एक शर्त है दैट फंड्स कैन बी मेड अवेलेबल फ्रॉम द सैंक्शन बजट प्रोविजन, ठीक है। तो उनको क्या है दोस्तों, फाइनेंशियल पावर को एक्सरसाइज करेंगे तो फंड्स तो होने चाहिए, कि वो फंड्स हैं कैन बी मेड अवेलेबल फ्रॉम द सैंक्शन बजट प्रोविजन, ठीक है। जो बजट दोस्तों, जो बजट है, जो सैंक्शनड बजट है, द सैंक्शनड बजट, मतलब ये दोस्तों नाउन हो गया बजट, ये हो गया एडजेक्टिव, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, राइट। इसके आगे दोस्तों आर्टिकल लग गया, ठीक है, द आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ये चीज़ तो हमने इंग्लिश में बहुत पढ़ी है दोस्तों एसएससी के अंदर। द प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव का काम करती है, और बजट क्या हो गया यहाँ पे, नाउन, राइट। तो जो सैंक्शनड बजट का मतलब जो बजट सैंक्शन हो गया, ठीक है, राइट। दैट फंड्स कैन बी मेड अवेलेबल फ्रॉम द सैंक्शन बजट, जो फंड जो है दोस्तों सैंक्शन बजट से आपको क्या है प्रोवाइड करवाने हैं, राइट। अब देखिए दोस्तों पहला है ईदर फ्रॉम द प्रोविजन मेड फॉर द पर्पस, ठीक है। एक तो दोस्तों मुझे किसी मद पे पैसा खर्च करना है, किसी आइटम पे पैसा खर्च करना है, तो उसकी बजट में जिक्र है, ठीक है, बजट के अंदर चर्चा है, राइट। तो एक तो वो हो गया कि भैया आप उससे क्या है प्रोवाइड करवा दो फंड को, या दोस्तों उसके अंदर नहीं है तो फ्रॉम द प्रोविजन मेड फॉर द अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर, ठीक है दोस्तों, अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर के लिए भी तो आपके पास फंड रहता है, ठीक है, उससे प्रोवाइड करा दो। या दोस्तों रीअप्रोप्रिएशन से, एक के अंदर सेविंग है, एक हेड के अंदर, दूसरे के अंदर एक्सेस एक्सपेंडिचर है, ठीक है, तो सेविंग वाला पैसा निकाल के क्या है दोस्तों एक्सेस एक्सपेंडिचर पे क्या है आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ये बात इसके अंदर बोली गई है, राइट। तो अगला देखिए दोस्तों, व्हेन लोअर अथॉरिटी कैन नॉट सैंक्शन ए मेजर इन इंस्टॉलमेंट। अब दोस्तों क्या है, जब कोई लोअर अथॉरिटी कैन नॉट सैंक्शन ए मेजर इन इंस्टॉलमेंट, ठीक है, तो दोस्तों एक बड़ी अमाउंट है कोई भी, ठीक है, एक बड़ी अमाउंट है दोस्तों, मान लो 4 लाख रुपए की है, ठीक है। तो दोस्तों इसको क्या है टुकड़ों के अंदर क्या है आप 1-1 लाख करके सैंक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। अब दोस्तों ये जो नियम है ये स्प्लिटिंग ऑफ सैंक्शन भी इसको बोला जाता है, ठीक है। कोई भी काम करने के लिए दोस्तों 10 लाख रुपए खर्चा लगेगा, ठीक है, लेकिन दोस्तों काम ऐसा है कि आप उसको टुकड़ों में करवा सकते हो, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, ठीक है, ठीक है, 4, 2, 6, 1, 7 या 3 मान लो, ठीक है। तो इसको 1, 2, 4, 3, ठीक है। तो अब दोस्तों ये क्या है लोअर अथॉरिटी की पावर में आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर जो है हमारा जो DFPDS जो है, DFPDS उसके अंदर क्या है सारी जो CFA जो रहते हैं उनकी पावर दी गई है कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटी की, कि आप इतने पैसे तक आपकी सैंक्शन चलेगी, इससे ऊपर इतने की आपके हायर रैंक की, राइट। तो अगर दोस्तों 10 लाख के लिए मान लो कोई बड़ी रैंक के अधिकारी की सैंक्शन चाहिए तो नीचे वाले लोग क्या करते हैं इसको स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों इसके अंदर यही बात बोली गई है, अप्रैल 2013 के अंदर पूछा भी गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। 64 नंबर में देखिए दोस्तों, द मॉनेटरी लिमिट विच हैज़ बीन सेट इन ईच केस एक्सटेंड्स टू ईच सेपरेट सैंक्शन। अब दोस्तों ये जो नियम है ये हमारे जो लोकल ऑडिट स्टाफ जो है उनको क्या डेली यूज़ में आता है, ठीक है। जब भी दोस्तों यूनिट कंसर्न की ऑडिट होती है तो उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि जो भी ग्रांट से पैसा लिया गया है, जो भी ग्रांट से खर्चा किया गया है, ठीक है, तो उसकी जो सैंक्शन है वो कौन से रैंक के अधिकारी की है, ठीक है। तो दोस्तों उसके अंदर क्या स्प्लिटिंग ऑफ सैंक्शन नहीं होना चाहिए। 10 लाख का काम है तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख करके एक वो पूरे दोस्तों एक प्रोजेक्ट का पूरा हिस्सा है, ठीक है। तो उसकी क्या है अलग अलग सैंक्शन वो नहीं ले सकते, उनकी सैंक्शन क्या है दोस्तों उनको लेनी पड़ेगी पहले पूरे की सैंक्शन, बाद में क्या है दोस्तों उसको डिवाइड करके वो खर्चा उस पर कर सकते हैं, राइट। तो देखिए मुद्दा मॉनेटरी लिमिट, जो पैसे की लिमिट है, जो पैसे की कैप है, विच हैज़ बीन सेट इन ईच केस एक्सटेंड्स टू ईच सेपरेट सैंक्शन। दोस्तों मॉनेटरी लिमिट किसी भी पर्टिकुलर केस के लिए जो डिसाइड की गई है वो क्या है एक सेपरेट सैंक्शन का काम करती है। एक्सटेंड्स टू है सेपरेट सैंक्शन का मतलब क्या है दोस्तों, वो क्या है एक अलग में अपने आप में एक सेपरेट सैंक्शन है, राइट। आगे चलिए, आगे देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है कि द क्राइटेरियन इन एवरी केस इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ ए मेजर एंड नो मेजर विच रिक्वायर द सैंक्शन ऑफ हायर अथॉरिटी शैल बी सैंक्शन बाय अ लोअर अथॉरिटी इन इंस्टॉलमेंट। दोस्तों कोई भी केस है, ठीक है, उसके अंदर जितना भी क्राइटेरिया है, जितनी उस पर टोटल कॉस्ट लगेगी,
जितनी भी टोटल कॉस्ट लगेगी, जितना भी उसका खर्चा आएगा, नो मेजर विच रिक्वायर द सैंक्शन ऑफ हायर अथॉरिटी शैल बी सैंक्शन बाय ए लोअर अथॉरिटी इन इंस्टॉलमेंट। ये इंपॉर्टेंट है। नो मेजर, यहाँ से देखिए दोस्तों, नो मेजर विच रिक्वायर द सैंक्शन ऑफ हायर अथॉरिटी शैल बी सैंक्शन बाय ए लोअर अथॉरिटी इन इंस्टॉलमेंट। मतलब कोई भी क्या है, आप कोई भी आइटम जिस पे पूरा खर्च होगा उस पर लोअर अथॉरिटी क्या है, उनको इंस्टॉलमेंट पे सैंक्शन उसको नहीं कर सकती, राइट। देखिए दोस्तों 4 लाख की अमाउंट थी, मुझे मान लो दोस्तों ब्रिगेडियर की सैंक्शन चाहिए थी, ठीक है। तो अब दोस्तों लेफ्टिनेंट कर्नल जो होगा नीचे के रैंक का अधिकारी इसके, वो क्या करेगा, इसको 1-1 लाख में तोड़ के जो इसकी पावर में आ जाए उसको क्या है, सैंक्शन कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ गलत है, ये चीज़ आपको देखनी है, राइट। अगला देखिए दोस्तों, अदर ऑफिसर्स में बी ऑथोराइज्ड टू साइन फॉर एन ऑफिसर पोजेसिंग फाइनेंशियल पावर। अब दोस्तों ये जो नियम है ये हमारे स्टोर सेक्शन एम सेक्शन के अंदर भी बहुत यूज़ आता है, ठीक है। जो PCD के स्टोर सेक्शन होते हैं, एम सेक्शन होते हैं, जहाँ पे दोस्तों क्या है, थर्ड पार्टी पेमेंट भी हम करते हैं, राइट। तो जो भी यूनिट कंसर्न है उनकी बहुत सारे ग्रांट्स के बिल आते हैं, ठीक है। मान लो दोस्तों ATG ग्रांट है, कोई एनुअल ट्रेनिंग ग्रांट है, वहाँ पे 5 लाख का बिल आ गया, तो उसके अंदर मैं सैंक्शन देखूंगा, ठीक है, कि 5 लाख में सैंक्शन क्या है, जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है क्या उसी ने दी है या नहीं दी, राइट। तो देखिए दोस्तों, अदर ऑफिसर्स में बी ऑथोराइज्ड टू साइन फॉर एन ऑफिसर पोजेसिंग फाइनेंशियल पावर। अब क्या दे दिया दोस्तों, अदर ऑफिसर्स में बी ऑथोराइज्ड टू साइन फॉर एन ऑफिसर, कोई अदर ऑफिसर उनको ऑथोराइज कर दिया किसी भी डॉक्यूमेंट को साइन करने के लिए किसी दूसरे ऑफिसर के लिए जिसके पास फाइनेंशियल पावर थी, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या हुआ, मान लो कोई भी CFA है, ठीक है, या कोई अदर अथॉरिटी है, राइट। मान लो अपने ऑफिस का एग्जांपल लें तो मान लो दोस्तों WO है, ठीक है। वो क्या है, छुट्टी चला जाए, कोई और रीज़न से दोस्तों बाहर चला जाए, तो वो पावर क्या है, डेलीगेट कर दे, ठीक है। या दोस्तों उसकी जगह कोई और साइन करने लग जाए WO के लिए, राइट। तो वो सारी बातें जो है इसके अंदर दी गई है कि कैसे कैसे नियम क्या है लागू होंगे। तो देखिए दोस्तों 65 के A में, इन एवरी केस द ऑफिसर पोजेसिंग फाइनेंशियल पावर इज पर्सनली एंड अनरिजर्वडली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑर्डर्स purporting to be issued in accordance with the degree of relaxation permitted by this rule, whether the communication conveying the orders is signed by himself or by an officer subordinate to him। तो दोस्तों इसके अंदर मोटी मोटी बात ये बोल दी कि कोई भी केस हो ऑफिसर जिसके पास फाइनेंशियल पावर है, ठीक है, तो वो क्या है दोस्तों पर्सनली और अनरिजर्वडली, मतलब पर्सनली मतलब क्या है, व्यक्तिगत रूप से, अनरिजर्वडली का मतलब है स्पष्ट रूप से, रिस्पॉन्सिबल है किन चीज़ों के लिए, टू बी इशूड इन अकॉर्डेंस विद द डिग्री ऑफ रिलैक्सेशन परमिटेड बाय दिस रूल। दोस्तों जो भी रिलैक्सेशन जो है इस रूल के अंदर दी गई है, डिग्री ऑफ रिलैक्सेशन का मतलब क्या है दोस्तों, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जिसको साइन करने थे वो नहीं कर रही है, ठीक, कोई दूसरा कर रहा है, राइट। तो वो क्या है दोस्तों, रेस्पॉन्सिबल वही रहेगा, ठीक है। डिग्री ऑफ रिलैक्सेशन परमिटेड बाय दिस रूल, वेदर द कम्युनिकेशन कन्वेइंग द ऑर्डर्स इज साइंड बाय हिमसेल्फ और बाय एन ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम, राइट। भले ही दोस्तों कोई भी कम्युनिकेशन है, ठीक है, वो उसने साइन करी है या उसके सबॉर्डिनेट ऑफिसर ने साइन की है, सारे केस में दोस्तों क्या है, जो ऑफिसर जिसके पास फाइनेंशियल पावर है वो पर्सनली और अनरिजर्वडली रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ठीक है। तो ये बात 65 के A में बोल दी। आगे चलिए दोस्तों, इसमें और क्लैरिटी आपकी बनेगी। आगे देखिए दोस्तों, अब और बेहतर समझ में आएगा। ऑन द स्ट्रिक्ट अंडरस्टैंडिंग दैट द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट्स ऑन हिम, ठीक है। किस पे जाएगी दोस्तों, पहले A में भी बोल दिया कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो अनरिजर्वडली क्या है, किस पे करेगी, जो फाइनेंशियल अथॉरिटी है, ठीक है, जो ऑफिसर फाइनेंशियल पावर रखता है, राइट, भले ही वो आगे डेलीगेट कर दे, उसकी जगह कोई और करे। ऑन द स्ट्रिक्ट अंडरस्टैंडिंग दैट द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट ऑन हिम, किस पे, ऑन एन ऑफिसर पोजेसिंग फाइनेंशियल पावर, ठीक है। अब तो ये हो गया सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और दोबारा पढ़िए दोस्तों, एन ऑफिसर मे ऑथोराइज अ स्टाफ ऑफिसर टू साइन कम्युनिकेशंस। ऑफिसर दोस्तों क्या कर सकता है, ऑथोराइज कर सकता है किसको, कोई भी स्टाफ ऑफिसर को, किसके बिहाफ पे, उसके बिहाफ पे साइन करने के लिए, राइट। एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर ऑन हिज बिहाफ। दोस्तों ऑफिसर क्या है, ऑथोराइज कर सकता है स्टाफ को साइन करने के लिए कम्युनिकेशंस या डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार के, जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के हैं, किसके बिहाफ पे, उस ऑफिसर के बिहाफ पे जिसके पास फाइनेंशियल पावर है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते दोस्तों क्या है, शर्त क्या है, अगर ये चीज़ें हो सकती है ऊपर वाली, कि वो स्टाफ ऑफिसर को क्या है, कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंट कोई भी फाइनेंशियल कैरेक्टर के उसके बिहाफ पे साइन करने के लिए दे सकता है, बशर्ते कि द नेम ऑफ द ऑफिसर, नेम ऑफ द ऑफिसर किसका दोस्तों, हु इज ऑथोराइज्ड टू साइन, जिस दोस्तों ऑथोराइज्ड था साइन करने के लिए, उस ऑफिसर का नेम इज़ कम्युनिकेटेड टू द ऑडिट ऑफिसर कंसर्न। बशर्ते कि दोस्तों मान लो कोई भी क्लेम आ गया, ठीक है, 1 लाख रुपए का क्लेम दोस्तों आ गया ऑडिट ऑफिस के अंदर, तो दोस्तों जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी जिसको फाइनेंशियल पावर है उसके साइन आपको नहीं मिले, ठीक है, तो आप उसको रिजेक्ट कर दोगे,
लेकिन दोस्तों इस नियम के हिसाब से क्या है, वो ऑफिसर किसी भी स्टाफ ऑफिसर को अपने क्या है उसने ऑथोराइज़ कर दिया। लेकिन दोस्तों शर्त ये है कि ऑडिट ऑफिसर के पास जब भी वो कम्युनिकेशन जाएगी उसके ऊपर उस ऑफिसर का नाम भी होना चाहिए, ठीक है। एंड दैट कंकरेंट ऑथराइजेशन टू सेवरल ऑफिसर्स टू द फुल लिमिट ऑफ पावर इज़ नॉट मेड। अब दोस्तों इस लाइन का मतलब क्या है 99% लोग नहीं समझ सकते, ठीक है। अगर दोस्तों आपको टेक्निकल लैंग्वेज समझ में नहीं आती किताबों की तो ये चीज़ आप नहीं समझ सकते, राइट। तो लेकिन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका मतलब भी क्या है। पहले तो बोल दिया भैया कि किसी भी ऑफिसर के पास क्या है, फाइनेंशियल पावर है, ठीक है। वो क्या करता है, पहले तो क्या है वो रिस्पॉन्सिबल है हर चीज़ के लिए। दूसरी कंडीशन क्या दे दी दोस्तों, वो ऑथोराइज़ कर सकता है किसी भी स्टाफ ऑफिसर को अपने बिहाफ पे कोई भी फाइनेंशियल कैरेक्टर के डॉक्यूमेंट या कम्युनिकेशन को साइन करने के लिए, ठीक है। तीसरी बात दोस्तों इसने क्या बोल दी कि शर्त क्या है कि जो ऑफिसर का नेम है जो ऑथोराइज्ड था साइन करने के लिए, वो क्या है ऑडिट ऑफिसर कंसर्न को क्या कम्युनिकेट होना चाहिए, ठीक है, उसको बताना है आपको, ठीक है। भले स्टाफ ऑफिसर साइन कर रहा है लेकिन दोस्तों उस ऑफिसर का भी नाम होना चाहिए जो ऑथोराइज्ड था उस डॉक्यूमेंट को साइन करने के लिए, राइट। एंड दैट कनकरेंट ऑथोराइजेशन, अब ये शब्द बहुत ही टेक्निकल शब्द है, तो इसके लिए दोस्तों पहला तो है आपको कॉनकरेंट का मतलब पता होना चाहिए। कॉनकरेंट का मतलब क्या है दोस्तों, दो चीज़ें जब एक साथ चलती हैं, ठीक है, दो दोस्तों बिजली के तार हैं जो एक साथ चल रहे हैं, मतलब ये कनकरेंट है, राइट। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, एक ऑफिसर जिसके पास फाइनेंशियल पावर थी उसने एक बंदे को ऑथोराइज कर दिया, तो ऐसा नहीं है उसके पैरेलल वो दूसरे को भी, तीसरे को भी, चौथे को भी ऑथोराइज करते, ठीक है। तो इसके अंदर यही है, कनकरेंट ऑथोराइजेशन टू सेवरल ऑफिसर्स टू द फुल लिमिट ऑफ पावर्स इज नॉट मेड, मतलब कॉन्करेंट आपको ऑथोराइज नहीं करना है अलग अलग लोगों को एक साथ, ठीक है। एक बार किसी को ऑथोराइज कर दिया, ठीक है, तो वही रहेगा। आपको दोस्तों कॉन्करेंट ऑथोराइजेशन क्या है, नहीं देनी है, राइट। अगला देखिए दोस्तों, ये चीज़ मुझे समझ में आई। आगे देखिए, सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन, जो ऊपर कंडीशन दी गई है, जो क्या ही पावर डेलीगेट कर सकते हैं, पावर डेलीगेट बोल दो या दोस्तों उसके बिहाफ पे साइन करने के लिए बोल दो, राइट। सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन चीफ ऑफ एयर स्टाफ, GOC इन चीफ, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कमांड्स एंड ENC इंजीनियर इन चीफ में ऑथराइज वन और मोर सिलेक्टेड स्टाफ ऑफिसर कॉन्करेंटली टू साइन ऑन देयर बिहाफ कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। अब दोस्तों क्या है, पहला तो बोल दिया कि क्या है इनको कंकरेंट ऑथोराइजेशन नहीं देनी है, लेकिन दोस्तों इनके केस में क्या है ये दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो है वो क्या है दोस्तों एक ही बंदा है, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों एक ही बंदे को ऑथोराइज कर दें, मान लो दोनों ही छुट्टी पे चले जाएं, ठीक है, तो दोस्तों काम तो रुक जाएगा, इसलिए दोस्तों इनको क्या स्पेशल छूट दी गई है। सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन, इस कंडीशन का तो ध्यान रखना है हमें, ठीक है, कि सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं की रहेगी, राइट। लेकिन दोस्तों क्या कर सकते हैं ये तीनों लोग जो हैं ऑथराइज वन और मोर सिलेक्टेड स्टाफ ऑफिसर, एक या एक से ज़्यादा स्टाफ ऑफिसर्स को क्या कॉन्करेंटली क्या कर सकते हैं, ऑथराइज कर सकते हैं ऑन देयर बिहाफ, राइट। कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, जो कम्युनिकेशन है, जो डॉक्यूमेंट्स है जिसके अंदर फाइनेंशियल कैरेक्टर की मतलब की बात है, पैसे की से रिलेटेड कोई बात है, ठीक है। इन सच केसेस इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर ऑफिसर पोजेसिंग फाइनेंशियल पावर हिमसेल्फ टू सैंक्शन ईच आइटम पर्सनली, राइट। तो दोस्तों इस प्रकार के जो केस हैं इसके अंदर जो ऑफिसर पावर रख रहा है फाइनेंशियल, राइट, तो वो क्या है नेसेसरी नहीं है कि वही क्या है दोस्तों सारी चीज़ों को सैंक्शन करे, राइट, क्योंकि दोस्तों उसने क्या है आगे चीज़ों को बांट दिया। चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने दोस्तों 5 लोगों को मान लो पावर दे दी, तो ऐसा नहीं है कि भी वो पर्सनली क्या है दोस्तों सभी चीज़ पे साइन करे, तो वो क्या है जो भी काम आएगा वो क्या है उनके लिए उसके बिहाफ पे क्या वो लोग साइन कर देंगे। इन सच केसेज इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर द ऑफिसर पोजेसिंग फाइनेंशियल पावर हिमसेल्फ टू सैंक्शन ईच आइटम पर्सनली, मतलब हर एक डॉक्यूमेंट पे साइन करना नेसेसरी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों समझ में आया, थोड़ा सा बड़ा पैरा था। आगे चलिए दोस्तों, C और D और E F 3-4 और बातें हैं इसके अंदर, 3-4 और टॉपिक हैं, वो जब आप अपने पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको और समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इन रिलेक्शन टू द प्रोविजंस ऑफ क्लोज B अबव एंड सब्जेक्ट टू द अदर कंडीशंस लेड डाउन देयर इन। अब दोस्तों ऊपर वाले का हवाला ले लिया कि क्लोज B के अंदर जो जो बातें पढ़ी थी, ठीक है, उसमें दोस्तों कुछ रिलैक्सेशन की बातें दी गई है, ठीक है, और जो अदर कंडीशंस हैं उनको भी ध्यान में रखना कि सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस बंदे के पास फाइनेंशियल पावर है वही इसी की होगी, ठीक है। लेकिन दोस्तों फिर भी इसके अंदर क्या बोला, डायरेक्टर जनरल आर्मर्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, दोस्तों जो DG है AFMS का में ऑथोराइज DDG E&S एंड ADG PROV टू साइन ऑन हिज बिहाफ। तो दोस्तों ये कोई अलग रैंक के लोग हैं, ठीक है, इनको क्या है दोस्तों वो क्या है ऑथोराइज कर सकता है, कौन है, जो DG है AFMS का, राइट। पेपर्स ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर रिगार्डिंग लोकल परचेज ऑफ मेडिकल स्टोर्स अंडर हिज फाइनेंशियल पावर्स, ठीक है। तो दोस्तों जो लोकल परचेज होती है मेडिसिन की, मेडिकल स्टोर्स की, वो क्या है ऑथोराइज कर सकता है इन लोगों को, DDG E&S को और ADG PROV को, राइट। अब दोस्तों लोकल परचेज क्या होता है, लोकल परचेज का मतलब है दोस्तों दो प्रकार से क्या है, किसी भी यूनिट कंसर्न या कोई भी डिपार्टमेंट के अंदर सामान आता है, एक तो दोस्तों क्या सप्लाई दे दे गवर्नमेंट, डायरेक्ट उनको सप्लाई कर दे सामान को,
दूसरा क्या है दोस्तों, अपने एंड पे उनको फंड दे दिया, ठीक है, कि आपको इतना फंड है, आप लोकल परचेज कर लो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों लोकल परचेज करना, राइट। एक हो गया दोस्तों गवर्नमेंट डायरेक्ट सामान दे दे, एक हो गया कि भैया कोई भी लोकल परचेज अगर आपको करना है तो आपको एक साल के लिए फंड दे दिया गया, तो आप इससे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या है खर्च करके इसको लोकल परचेजिंग कर सकते हो। नोट देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, द ऑफिसर्स सुपरवाइजर्स इन द आर्मड फोर्सेज हेडक्वार्टर्स एंड इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में बी ट्रीटेड एज ए स्टाफ ऑफिसर्स। दोस्तों जो सुपरवाइज़र होते हैं, ठीक है, आर्मड फोर्सेज हेडक्वार्टर के अंदर, आर्मी नेवी एयरफोर्स के, और दोस्तों जो इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो एक से ज़्यादा जो ऑर्गेनाइजेशंस को सर्व करती है उनको इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस बोला जाता है, मे बी ट्रीटेड एज स्टाफ ऑफिसर्स, ठीक है। जो सुपरवाइजर होंगे उनको क्या है दोस्तों स्टाफ ऑफिसर बोला जाता है। फॉर द पर्पज ऑफ साइनिंग कम्युनिकेशंस ऑफ ए फाइनेंशियल करेक्टर ऑन बिहाफ ऑफ द कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटी इन टर्म्स ऑफ पैरा बी अबव। तो दोस्तों क्या है कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटी कौन होगी, सबसे बड़ी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नेवल स्टाफ, ठीक है। तो उनके नीचे दोस्तों जो स्टाफ ऑफिसर्स होंगे, ठीक है, जो दोस्तों प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स हमने पढ़े थे, राइट, तो वो सारे लोग क्या होंगे दोस्तों, उनके लिए उनके बिहाफ पे क्या साइन कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ दोस्तों नोट इजी था एकदम। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है मान लो, उसके नीचे को दोस्तों बहुत सारे पीएसओ नहीं होते, पीएसओ प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स, ठीक है, नेवल स्टाफ के अंदर होते हैं, एयर स्टाफ के अंदर होते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों जो फाइनेंशियल करेक्टर के डॉक्यूमेंट है, ये नीचे वाले लोग क्या है साइन कर देंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बिहाफ पे, राइट। आगे चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखिए दोस्तों सी नंबर में क्या दिया गया है, प्रोवाइडेड दैट द अबव कंडीशंस आर ऑब्जर्व्ड। जो ए और बी के अंदर पड़ी है वो सारी कंडीशंस जो क्या है ऑब्जर्व हैं, ठीक है। क्लेम्स फॉर माइनर अलाउंसेस, दोस्तों छोटे मोटे प्रकार के अलाउंस के जो क्लेम हैं, विच शुड ऑर्डिनरली बी काउंटर साइंड बाय एन एरिया कमांडर या एओसी। तो दोस्तों जो छोटे मोटे अलाउंस के जो क्लेम जो हैं उनको क्या है जनरली क्या है एरिया कमांडर या एओसी जो है साइन करते हैं, ठीक है। मे बी काउंटर साइंड फॉर एन एरिया कमांडर एओसी। अब दोस्तों फॉर करके क्या है साइन कर दिया उसकी जगह, ठीक है, एरिया कमांडर और एओसी को साइन करना था, लेकिन दोस्तों फॉर करके क्या है फॉर एन एरिया कमांडर एओसी करके उसको साइन कौन कर देगा, ब्रिगेड और सब एरिया कमांडर या स्टाफ ऑफिसर एम्पावर्ड टू साइन फॉर हिम। मतलब ऊपर रैंक के अधिकारी थे उनकी जगह दोस्तों क्या है माइनर अलाउंस के क्लेम जो हैं इस रैंक के अधिकारी जो हैं एरिया कमांडर ना करके ब्रिगेड कमांडर जो है साइन कर सकता है, ठीक है। सभी एरिया कमांडर दोस्तों या स्टाफ एम्पावर्ड टू साइन फॉर हिम वो सारे साइन कर सकते हैं, राइट। एक सेकंड दोस्तों, इन द केस ऑफ नेवी, दोस्तों नेवी के केस में क्या है क्लेम्स फॉर माइनर अलाउंसेस, जो छोटे मोटे प्रकार के क्लेम है, विच शुड ऑर्डिनरली बी काउंटर साइंड बाय द चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। दोस्तों छोटे मोटे प्रकार के जो क्लेम हैं उनको क्या साइन तो किसको करने थे, जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ था, लेकिन दोस्तों क्या है और अदर नेवल अथॉरिटीज ऑथराइजेज में भी काउंटर साइंड बाय ए सिलेक्टेड ऑफिसर एम्पावर्ड टू साइन फॉर हिम। दोस्तों नेवी के केस में क्या है जो माइनर अलाउंस के क्लेम थे उनको क्या है विच शुड ऑर्डिनरली बी काउंटर साइंड बाय द चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ और द नेवल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़, ठीक है। लेकिन दोस्तों क्या है मे बी काउंटर साइंड बाय ए सिलेक्टेड ऑफिसर, वो क्या है नेवल स्टाफ या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है नेवल की नीचे के कोई रैंक के ऑफिसर जो हैं उनको क्या सिलेक्ट करके एम्पावर कर सकते हैं कि उनके बिहाफ पे वो साइन कर दें, राइट। आर्मी पढ़ लिया दोस्तों, नेवी पढ़ लिया, राइट। अब दोस्तों डी नंबर पे चलिए, व्हेन एन ऑफिसर पोजेसिंग फाइनेंशियल पावर्स इज एब्सेंट ऑन लीव, दोस्तों छुट्टी चला गया मान लो, ठीक है, एंड नो अदर ऑफिसर हैज़ फॉर्मली अपॉइंटेड इन हिज प्लेस। फॉर्मली का मतलब दोस्तों क्या है हैंडिंग टेकिंग प्रॉपर तरीके से क्या है दोस्तों उसकी अपॉइंटमेंट नहीं हुई है नए ऑफिसर की, ठीक है। तो एक चीज़ होगी पहला ऑफिसर जो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी था जिसके पास फाइनेंशियल पावर थी वो क्या छुट्टी चला गया, ठीक है, वो तो एक ही बंदा था। अब दोस्तों उसकी जगह क्या है फॉर्मली किसी और को क्या है अपॉइंट नहीं किया, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा द फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी विल रेस्ट ऑन द ऑफिसर एक्चुअल परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज़। तो दोस्तों उस केस के अंदर क्या है जो ऑफिसर गया है, ठीक है, तो उसकी जगह जो बंदा काम कर रहा है उसके लिए उसको क्या दे दी दोस्तों फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसको दे दी विल रेस्ट ऑन द ऑफिसर एक्चुअल परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज़, ठीक है। और दोस्तों हु मतलब जो बंदा काम कर रहा है हु विल फॉर द टाइम बीइंग एक्सरसाइज द फुल पावर्स ऑफ द एब्सेंटी। अब दोस्तों जब तक वो एब्सेंट है जब तक है उसकी फुल पावर उसको यूज़ करनी पड़ेगी क्योंकि दोस्तों फॉर्मली किसी और ऑफिसर को अपॉइंट नहीं किया गया है, ठीक है। तो जो एक्चुअल में काम कर रहा है ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी विल रेस्ट ऑन हिम, ठीक है। द सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स सिग्नेचर इन दीज केसेज शुड हाउएवर इंडिकेट दैट ही साइंस फॉर एन एब्सेंट ऑन। अब दोस्तों जो सबऑर्डिनेट जो है जो साइन कर रहा है इन केस के अंदर वो क्या करेगा दोस्तों फॉर ये बंदा एब्सेंट ऑन यहाँ पे है,
ठीक है, ये लाइन लिख के फिर अपने सिग्नेचर करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई दोस्तों। जो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके पास फाइनेंशियल पावर है, उसका नाम तो आएगा ही। ठीक है, अब दोस्तों ऑडिट ऑफिस के अंदर ऑफिसर कंसर्न के पास भी भेजोगे तो उसका नाम भी आपको देना है उधर। ठीक है, तो उसका दोस्तों इधर एब्सेंट है तो 4 एब्सेंट ऑन इस तारीख को, तो तब से क्या है मैं इसकी ड्यूटी संभाल रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। राइट, समझ में आई दोस्तों बातें, कुछ क्लैरिटी बनी, मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ आपसे, कमेंट सेक्शन में बताइए। आगे चलिए दोस्तों, ई में देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, व्हेन एन ऑफिसर पोजेसिंग फाइनेंशियल पावर, जब भी दोस्तों ऑफिसर जो है पोजेस करता है फाइनेंशियल पावर, जिसके पास फाइनेंशियल पावर है, इज़ एब्सेंट ऑन टूर और टेम्परेरी ड्यूटी, वो क्या है दोस्तों, टूर पे चला गया या टेम्परेरी ड्यूटी पे चला गया, टीडी पे चला गया। ठीक है, ही में परमिट इन राइटिंग अनदर ऑफिसर टू साइन लेटर्स ऑन हिज बिहाफ, तो वो क्या करता है दोस्तों, तो राइटिंग में क्या है, दूसरे ऑफिसर को क्या है ऑथोराइज कर सकता है कि भैया मेरे जगह पे तू साइन कर लेना। ठीक है, एन ऑडिट ऑफिसर विल एक्सेप्ट द सब ऑर्डिनेट ऑफिसर सिग्नेचर। ठीक है, तो ऑडिट ऑफिसर दोस्तों क्या है, ऑडिट ऑब्जेक्शन उस पर नहीं दे सकता कि भैया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तो ये थी, तूने कैसे साइन करके ले आया। ठीक है, तो वो क्या है दोस्तों, ऑडिट ऑफिसर क्या है एक्सेप्ट करना पड़ेगा सब ऑर्डिनेट ऑफिसर के सिग्नेचर पे, एज इम्प्लाइंग दैट द ऑर्डर्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय द सुपीरियर ऑफिसर। ठीक है दोस्तों, वो क्या बता रहा है कि भैया मैंने खुद ने ये चीज़ें नहीं करी है, मेरे जो सुपीरियर ऑफिसर जो था वो मुझे पावर डेलीगेट करके गया है कि मैं तो टेम्परेरी ड्यूटी जा रहा हूँ, मैं तो भैया टूर पे जा रहा हूँ। राइट, तू मेरी जगह साइन कर लेना। राइट, प्रोवाइडेड दैट द साइनिंग ऑफिसर साइन फॉर एब्सेंट ऑन टूर ड्यूटी। ठीक है, तो दोस्तों शर्त ये है कि मान लो सब ऑर्डिनेट ऑफिसर ने साइन भी कर दिया। ठीक है, तो ऑडिट ऑफिसर के पास आया। राइट, मान लो दोस्तों ये कोई क्लेम था किसी यूनिट का, इसकी जो कॉम्पिटेंट जो फाइनेंशियल अथॉरिटी थी, जो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस पे रेस्ट करती है, जिसके पास फाइनेंशियल पावर थी, वो क्या है एब्सेंट है, वो टूर पे चला गया या टीडी पे चला गया। ठीक है, तो दोस्तों इसने अपने क्या है सबऑर्डिनेट को पावर दे दी, वो उसको दे दिया, आपने लेटर दे दिया राइटिंग के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों जब ये ऑडिट ऑफिसर के पास जाएगा, ठीक है, अगर दोस्तों ये 4 एब्सेंट करके साइन नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों ऑडिट ऑफिसर के पास क्या डिटेल्स हैं ऑलरेडी उसकी। ठीक है दोस्तों, क्लेम्स आते रहते हैं। राइट, तो क्या है ऑडिट ऑफिसर के पास डिटेल है, तो उसको मना कर देगा अगर वो इस टाइप से साइन नहीं करके लाएगा तो। ठीक है, तो उसको क्या 4 एब्सेंट ऑन करके ही साइन करने हैं, दैट इज़ एडमिसिबल इन ऑडिट। राइट, आगे देखिए दोस्तों एफ के अंदर क्या बोला कि व्हेन एन ऑफिसर पोजेसिंग फाइनेंशियल पावर्स हैज़ बीन पोस्टेड आउट, तब दोस्तों कोई भी ऑफिसर है जिसके पास फाइनेंशियल पावर है, वो क्या हो गया दोस्तों, पोस्टेड आउट हो गया। ठीक है, पोस्टिंग चला गया। एंड नो ऑफिसर हैज़ बीन फॉर्मली अपॉइंटेड इन हिज प्लेस, अब दोस्तों फॉर्मली रूप से क्या है, मतलब हैंडिंग टेकिंग थे प्रॉपर तरीके से क्या है दोस्तों, नया बंदा उसकी जगह नहीं आया। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी विल रेस्ट ऑन द ऑफिसर एक्चुअल परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज, हु विल फॉर द टाइम बीइंग एक्सरसाइज द फुल पावर्स ऑफ द अपॉइंटमेंट। ठीक है, अब दोस्तों यही सेम बात बोल दी जो पहले डी के अंदर बोली थी कि जो एब्सेंट है तो जो एक्चुअल में परफॉर्म कर रहा है उसकी ड्यूटी, उसके ऊपर क्या है सारी जो फाइनेंशियल जो पावर है उसको, वो सारी उसी को दे दी जाती है। राइट, जब तक क्या है फॉर्मल अपॉइंटमेंट ना हो जाए। राइट, आगे चलिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों 65 नंबर पैरा जो था काफ़ी लेंदी था, वो हमने कंप्लीट किया। राइट, अब चलते हैं दोस्तों 66 नंबर पैरा पे, वो है मैनर ऑफ एक्सरसाइजिंग फाइनेंशियल पावर। अब दोस्तों पहले पढ़ लिया कि एक्सपेंडिचर जो सैंक्शन होगा किन किन चीज़ों पे करना है, किन किन चीज़ों पे नहीं करना, फाइनेंशियल पावर किस किस को है। राइट, अब दोस्तों इनको एक्सरसाइज कैसे करनी है फाइनेंशियल पावर्स को। ठीक है, तो वो सारे मैनर जो हैं, वो सारी चीज़ें जो है इसके अंदर बताई गई है। तो देखिए दोस्तों 66 के 1 में क्या बोला गया, व्हेन एवर ए कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटी, जब भी कोई भी दोस्तों CFA है डिज़ायर्स टू रीअप्रोप्रिएट सेविंग्स इन ऑर्डर टू मिक्स्ड एक्सपेंडिचर, दोस्तों रीअप्रोप्रिएशन फंड का उसको करना है कि एक हेड के अंदर क्या है सेविंग है उसके, दूसरे के अंदर दोस्तों एक्सेस एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो दोस्तों ये एग्जांपल बहुत बार डिस्कस कर लिया, लेकिन मैं आपको दोस्तों हर वीडियो में इसलिए बताता हूँ क्योंकि कोई बंदा अगर पहली बार भी वीडियो देख रहा है तो उसको क्या है सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, कोई भी दोस्तों एक ग्रांट है, सेम ग्रांट होनी चाहिए, मान लो कोई भी एक्स ग्रांट है, इसके अंदर 2 मेरे मद हैं A और B। ठीक है, इस पर दोस्तों 100 रुपये आए, इसके अंदर भी 100 रुपये आए। राइट, तो दोस्तों इसको एंड तक आते आते मुझे पता चला यार इस पर तो 90 रुपये ही खर्च होंगे। ठीक है, मतलब 10 रुपये क्या है इसके अंदर बचत है मेरी। ठीक है, अब दोस्तों B में आते आते मुझे ये पता चला कि यार इस पर तो 110 रुपये खर्च हो रहे हैं, मतलब इसके अंदर क्या है 10 रुपये में मुझे कमी हो रही है इसके अंदर। राइट, तो ये क्या होता है दोस्तों, इस 10 रुपये को जो सेविंग है एक के अंदर, एक हेड के अंदर, वो क्या है इसके एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए यूज़ कर ली जाती है कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा। ठीक है, तो यही सेम बात इसके अंदर बोली गई है कि कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रीअप्रोप्रिएट करना चाहती है, इसको बोलते हैं दोस्तों रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स। राइट, कभी कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जब भी फंड्स को रीअप्रोप्रिएट करना चाहेगी, कैसे होगा, वो सेविंग होगा एक मद के अंदर, दूसरे के अंदर क्या होगा दोस्तों एक्सपेंडिचर होगा एक्सेस, विच ही इज़ कॉम्पिटेंट टू सैंक्शन। दोस्तों उस करने के लिए क्या है, वो कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटी है, कॉम्पिटेंट है सैंक्शन करने के लिए। राइट,
ही शैल इफ़ द अमाउंट एक्सीड्स ₹500 फॉरवर्ड IAFA 497 टू द PCDCDA फॉर रिपोर्ट। दोस्तों इस केस में क्या होगा, अगर 500 रुपये से ज़्यादा का रीअप्रोप्रिएशन है तो जो जनरली दोस्तों होता ही है, ठीक है, 500 रुपये का क्या अप्रोप्रिएशन होगा, तो दोस्तों 500 रुपये से ज़्यादा का अगर रीअप्रोप्रिएशन है तो वो क्या है, इस फॉर्म के अंदर दोस्तों IAFA 497 जो है PCDCDA को क्या है रिपोर्ट करते हैं, राइट। अब दोस्तों दो केस हैं, अगर PCDA एक्सेप्ट कर ले, एक में दोस्तों PCDA इसको नेग्लेक्ट कर दे। अब देखिए दोस्तों पहला है इफ़ द PCDCDA रिपोर्ट्स दैट फंड्स कैन बी मेड अवेलेबल बाय रीअप्रोप्रिएशन, क्योंकि दोस्तों PCDCDA के पास क्या बजट अलॉटमेंट के लेटर्स हैं, ठीक है दोस्तों, PCDCDA ही सारा फंड पास करता है, ठीक है, तो उनको पता है PCDCDA को कौन से हेड के अंदर कितना पैसा है, ठीक है, तो तमाम तरीके की जानकारी दोस्तों सिस्टम पे रहती है, राइट। तो PCDCDA दोस्तों रिपोर्ट दे दे कि फंड कैन बी मेड अवेलेबल बाय रीअप्रोप्रिएशन, ठीक है। ऑर्डर्स ऑफ द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू सैंक्शन द रीअप्रोप्रिएशन विल बी ऑब्टेन्ड फॉर इनकरिंग द एक्सपेंडिचर प्रपोज्ड। तो क्या है दोस्तों, वो अप्रोप्रिएशन फंड हो सकता है अगर PCDCDA क्या है उस पर पॉजिटिव रिपोर्ट दे दे, राइट। अगला देखिए दोस्तों इफ़ द PCDCDA रिपोर्ट्स दैट फंड कैन नॉट बी मेड अवेलेबल बाय रीअप्रोप्रिएशन, अगर दोस्तों PCDCDA बोलते हैं कि भैया रीअप्रोप्रिएशन के द्वारा फंड अवेलेबल नहीं होगा, द एक्सपेंडिचर शैल नॉट बी इनकर्ड विदाउट द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों जो भी खर्चा होना चाहता है किसी भी मद पे, मान लो 500 रुपये खर्च होने थे, 700 रुपये खर्च हो गए, तो दोस्तों जो 200 रुपये एक्स्ट्रा खर्च हुआ है वो किसी भी रीअप्रोप्रिएशन के द्वारा नहीं आ सकता, ठीक है। तो इस केस के लिए दोस्तों जितना भी फंड आपको अलॉट हुआ था तो ये माना जाता है कि आपने उससे एक्सेस एक्सपेंडिचर किया है, तो इसके लिए एक्सेस एक्सपेंडिचर के लिए दोस्तों आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सैंक्शन चाहिए, ठीक है। PCDA की सैंक्शन से, किसी और की सैंक्शन से पार नहीं पड़ने वाली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेटर चाहिए, उनकी सैंक्शन चाहिए। तो इसलिए दोस्तों क्या इन चीज़ों से जनरली बचा जाता है कि जितनी अमाउंट आपको किसी हेड के अंदर मिली है कि आप खर्चा उसी के अंदर अंदर ही करें, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या है, इसको कंट्रोल इन एवरी स्टेप ऑफ एक्सपेंडिचर के लिए ये सारी चीज़ें जो है बताई गई हैं। दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सैंक्शन लाना कोई हलवा नहीं है कि आप जाओ गवर्नमेंट को लेटर लिखो और आपको सैंक्शन मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, स्ट्रिक्ट इकॉनमी अप्लाई की जाती है जब भी कोई काम करा जाता है, सरकारी गवर्नमेंट का कोई काम किया जाता है कि अगर किसी चीज़ पे 100 रुपये खर्च होने हैं तो उस पर 110 रुपये खर्च नहीं करते, वो 100 की बजाय 99 भले ही कर दे, ठीक है। अगर दोस्तों खर्च हो जाते हैं तो उनको पता रहता है कि यार रीअप्रोप्रिएशन से क्या है, मैं इस फंड को क्या है, इस एक्सेस एक्सपेंडिचर को है उसकी सेविंग से क्या है बैलेंस कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें दोस्तों 66 के 1 में पड़ी। आगे चलिए दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों इन केस ऑफ अर्जेंट नेसेसिटी, अगर दोस्तों बहुत ही ज़रूरी आवश्यकता है तो क्या कर सकता है, CFA में इनकर द एक्सपेंडिचर एंड रिपोर्ट हिज एक्शन विद अ फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज रीजंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सैंक्शन वो नहीं लाना चाहता, ठीक है, और दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सैंक्शन ऐसे आएगी भी नहीं, तो अर्जेंट अगर नेसेसिटी है तो वो क्या करेगा दोस्तों, CFA एक्सपेंडिचर को कर लेगा और दोस्तों उसकी जो रिपोर्ट होगी, जो भी उसने करा है एक्सपेंडिचर, उसकी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या है दोस्तों इंटीमेट कर दिया जाएगा। अब दोस्तों 66 के 1 में क्या पढ़ा कि भैया किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को जिस अमाउंट को वो कॉम्पिटेंट है सैंक्शन करने के लिए रीअप्रोप्रिएशन के लिए कर सकता है, ठीक है। दोस्तों अगर अमाउंट 500 रुपये से ज़्यादा है तो PCDCDA को इंटीमेट करेगा, और PCDCDA के पास दोस्तों दो केस है, या तो पॉजिटिव रेस्पॉन्स या नेगेटिव रेस्पॉन्स। पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया तो कोई दिक्कत नहीं है भैया आप कर लो, ठीक है। अगर दोस्तों नेगेटिव रिस्पॉन्स आए PCDCDA से तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सैंक्शन चाहिए, और दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सैंक्शन भी नहीं लाना चाहता अर्जेंट केस में तो एक बार खर्च कर लेगा, बाद में क्या दोस्तों पोस्ट सैंक्शन उसकी ले ली जाएगी, ठीक है। तो 1 नंबर के अंदर ये बात हुई। 2 नंबर में देखते इज द अमाउंट विच इट इज़ डिजायर्ड टू रीअप्रोप्रिएट डज नॉट एक्सीड ₹500। और दोस्तों क्या है, अगर अमाउंट जो है वो रीअप्रोप्रिएट करना चाहता है कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटी जो 500 रुपये से ज़्यादा नहीं है, एंड इफ़ द PCDCDA हैड नॉट ऑलरेडी रिपोर्टेड दैट नो सेविंग्स आर अवेलेबल। अब दोस्तों PCDCDA को तो पता ही नहीं था, ठीक है, और उन्होंने रिपोर्ट भी नहीं किया कि सेविंग अवेलेबल नहीं है आपकी दूसरे कोई मद के अंदर। द एक्सपेंडिचर में बी इनकर्ड विदाउट रेफरेंस टू द PCDCDA ऑन द क्वेश्चन ऑफ रीअप्रोप्रिएशन। तो दोस्तों जो एक्सपेंडिचर जो है वो खर्च किया जा सकता है, ठीक है, और दोस्तों PCDCDA को आपको इंटीमेट भी नहीं करना रीअप्रोप्रिएशन के केस में। अब दोस्तों सवाल इसमें ऐसे पूछेगा कि 500 रुपये का अगर केस है, 500 से ज़्यादा है तो PCDCDA को रेफ़र करना है, 500 से नीचे का केस है तो PCDCDA का कोई लेना देना नहीं है उसमें अंदर, ठीक है। तो आप क्या है वो चीज़ें सैंक्शन कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों MCQ भी इसके अंदर ऐसे ही पूछा जाएगा, ठीक है, कि 500 रुपये से नीचे का क्लेम था तो क्या है वो PCDCDA को भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों PCDCDA कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है। आप क्या है 500 रुपये से नीचे के क्लेम को क्या है 500 रुपये से नीचे का जो खर्चा है उसको क्या रीअप्रोप्रिएट कर सकते हो, ठीक है। 3 नंबर देखिए दोस्तों, इफ़ एनी ऑब्जेक्शन इज टेकन इन ऑडिट टू एनी आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर सैंक्शनड बाय द CFA इन एक्सरसाइज
द पावर्स कन्फर्ड बाय दीज रूल्स। अब दोस्तों क्या है, कोई भी ऑब्जेक्शन उठा लिया ऑडिट ने, ठीक है, कोई भी जो आपने एक्सपेंडिचर किया था CFA ने, ठीक है, कोई भी दोस्तों CFA ने एक्सपेंडिचर को सैंक्शन किया था, ये देखिए एक्सपेंडिचर सैंक्शन बाय द CFA, कोई भी दोस्तों एक्सपेंडिचर जो सैंक्शन किया था CFA ने, इन रूल्स को क्या है फॉलो करते हुए जो FR के अंदर दिए गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों ऑडिट ने क्या है, ऑडिट ऑब्जेक्शन उठा लिया, ठीक है। द ऑब्जेक्शन इज नॉट विदड्रॉन एज द रिजल्ट ऑफ एनी रिप्रेजेंटेशन और एक्सप्लेनेशन मेड बाय द CFA टू द PCDCD। और दोस्तों जो ऑब्जेक्शन है उसको विदड्रॉन भी नहीं किया गया, ठीक है। आपने कोई भी सैंक्शन जो दी थी एक्सपेंडिचर की, उसको क्या है ऑब्जेक्शन उस पर उठा लिया, ठीक है, और दोस्तों उसको विदड्रॉ भी नहीं किया, ठीक है। एंड द ऑब्जेक्शन इज नॉट विदड्रॉन एज द रिजल्ट ऑफ एनी रिप्रेजेंटेशन और एक्सप्लेनेशन मेड बाय द CFA टू द PCDCD, ठीक है। PCDCD है दोस्तों, PCDCD को क्या CFA ने बहुत सारे लेटर लिख लिए, बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन कर ली, बहुत सारी एक्सप्लेनेशन दे दी, लेकिन दोस्तों PCDCD ने क्या है ऑब्जेक्शन को विदड्रॉन नहीं किया, ठीक है। इट शैल बी इनकम्बेंट ऑन द फॉर्मर टू रिपोर्ट द ट्रांजेक्शन टू द नेक्स्ट हायर फाइनेंशियल अथॉरिटी फॉर ऑर्डर्स। तो दोस्तों क्या है, CFA क्या है, फॉर्मर का मतलब जो तो पहले वाला था PCDCD से, फॉर्मर क्या है रिपोर्ट करेगा अपने नेक्स्ट फाइनेंशियल अथॉरिटी को कि भैया आप कुछ ऑर्डर दें, ठीक है। तो उसके ऊपर ये चीज़ें क्या है दोस्तों निर्भर करती है। इनकम्बेंट मतलब क्या है, निर्भर है किस पे, CFA पे, राइट, कि वो अपने नेक्स्ट हायर अथॉरिटी को क्या है इसके बारे में बताए, और दोस्तों वो क्या PCDCD से पैचअप करे, या जो भी जिस प्रकार की कॉरस्पॉन्डेंस होगी वो आगे देखी जाएगी, राइट। तो दोस्तों 3 नंबर हमारा कंप्लीट हुआ। आगे चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 2 लाइन और दी गई इसके अंदर कि द रिपोर्ट विल बी सबमिटेड थ्रू द PCDCD हु शैल स्टेट फुल द ग्राउंड्स ऑफ हिज ऑब्जेक्शंस। और दोस्तों जो भी रिपोर्ट होगी वो क्या है PCDCD के थ्रू जाएगी, ठीक है, जिसके अंदर दोस्तों क्या है विल बी सबमिटेड टू द PCDCD हु स्टेट्स फुल द ग्राउंड्स ऑफ हिज ऑब्जेक्शंस। और दोस्तों वो क्या है कि अपने जो ऑब्जेक्शन दिए हैं उनके प्रॉपर जो ग्राउंड है, किस ग्राउंड पे उन्होंने ऑब्जेक्शन लिखा है, वो सारी डिटेल उसके अंदर मेंशन होगी। पेंडिंग ए फाइनल रूलिंग ऑन द ऑडिट ऑब्जेक्शन, फर्दर सेंक्शंस ऑफ दैट नेचर शुड नॉट बी अकॉर्डेड। दोस्तों किसी भी आइटम पे मान लो जो भी कोई भी एक्सपेंडिचर था, ठीक है, किसी भी एक्सपेंडिचर की सेंक्शन थी, ठीक है, मान लो X आइटम पे थी वो, ठीक है, तो उस पर ऑब्जेक्शन उठा लिया, ठीक है, PCDCD से कॉरस्पॉन्डेंस कर ली CFA ने, वो भी सेटल नहीं हुआ, अपने हायर ऑफिशियल से बात करेगा कि इसके थ्रू PCDCD के थ्रू, ठीक है, तो वो क्या है सारे ग्राउंड्स बता देगा ऑब्जेक्शन के, ठीक है दोस्तों। फिर भी दोस्तों चीज़ें सॉर्ट नहीं हुई तो फिर क्या है उस ऑडिट ऑब्जेक्शन पे क्या फाइनल रूलिंग आना पेंडिंग है, ठीक है। तो दोस्तों उस प्रकार के X प्रकार के आइटम जो हैं किसी भी प्रकार के होंगे, उस नेचर के जो होंगे, उसके अंदर दोस्तों सेम प्रकार के आइटम्स को क्या है सेंक्शन नहीं दी जाएगी, राइट। तो ये चीज़ इसके अंदर बोली गई है, राइट। तो दोस्तों ये हुआ हमारा पैरा नंबर 66 कंप्लीट। कल अपने दोस्तों 66, तो कल दोस्तों अपने 67, 68, 69, 70, 71 तक अपने कंप्लीट करके दोस्तों ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट एक वीडियो के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों फिर इसके बाद इसको रिवाइज़ करेंगे और फिर अपने दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा बजट एस्टीमेट पे चलेंगे, राइट। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको बहुत अपने अच्छे से पढ़ेंगे, राइट। तो दोस्तों इस वीडियो को ये रैप अप करता हूँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।